हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट। आज हम वो लास्ट पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो है कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कल हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को जो है स्टडी कर लिया था, उस प्रोसेस को, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकेंड लास्ट, क्योंकि लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो आज हम कोरोजन टॉपिक को पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखो, कोरोजन का मतलब क्या है। कोरोजन किसका होता है? कोरोजन आयरन का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, और जो है कॉपर का भी होता है। आयरन के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन। तो इसमें कंफ्यूजन होती है, तो ये मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया है। कोरोजन बहुत सारे मेटल्स का होता है, जैसे सिल्वर का होता है, कॉपर का होता है, आयरन का होता है। आयरन के कोरोजन को ही हम जो है रस्टिंग कहते हैं। सो रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन। देखो, you have learnt the following about corrosion in chapter 1. Silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो जो सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप एनवायरनमेंट में रखोगे तो थोड़े टाइम बाद सिल्वर के आर्टिकल्स का कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। इट मीन्स क्या हो चुका है? सिल्वर आर्टिकल का कोरोजन हो चुका है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सिल्वर का जो आर्टिकल है उसके अंदर जो एटम है सिल्वर का, उसने किसके साथ रिएक्शन किया? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो है रिएक्शन किया। ये एक टाइप की गैस होती है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करके इसने एक कंपाउंड बनाया जो कि है सिल्वर सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुई। तो इस सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है ब्लैक होता है, क्योंकि ये फॉर्म हुआ, ठीक है। इसलिए हमारे सिल्वर का बेसिकली उस एटम को हमने आफ्टर रिएक्शन किस में चेंज कर दिया? सिल्वर सल्फाइड में, जिसका कलर होता है ब्लैक। सो ये कंपाउंड बनता है जिसकी वजह से हमारा जो सिल्वर आर्टिकल है वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है। जैसे ही सिल्वर आर्टिकल का कलर चेंज होता है, वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है, तो हम बोलते हैं सिल्वर का कोरोजन हो चुका है। ऐसे ही कॉपर मेटल का कोरोजन होता है। कॉपर मेटल का मतलब कॉपर का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जो कॉपर का जो एटम है वो रिएक्ट करेगा मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, मतलब CO2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, और O2 गैस के साथ भी रिएक्ट करेगा। यहाँ पूरा नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर लिखा है। मॉइस्ट मतलब वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मॉइस्ट मतलब वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, मतलब वाटर के साथ भी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी रिएक्शन है, और यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन गैस के साथ भी रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? कॉपर का कलर चेंज होने लग जाता है। वो अपना शाइनी जो उसका ब्राउन सरफेस है उसको लूज करके वो जो भी कंपाउंड बनता है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन। तो कॉपर का कलर किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन में कलर जो है चेंज हो जाता है। इसकी रिएक्शन होती है ये। तो कॉपर एटम ने रिएक्ट किया किसके साथ? CO2 गैस के साथ, H2O के साथ, ठीक है, प्लस O2 के साथ, और बनता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है। तो कॉपर का कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको वो ग्रीन कलर का दिखने को मिला, इट मीन्स उसका कोरोजन हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो आर्टिकल है वो कॉपर, उसमें एटम्स हैं, कॉपर के एटम्स हैं, उन कॉपर के एटम्स ने CO2 गैस के साथ भी रिएक्शन किया, H2O के साथ भी रिएक्शन किया, एंड O2 गैस के साथ भी रिएक्शन किया साइमल्टेनियसली, एंड प्रोडक्ट बना दिया ये। और ये प्रोडक्ट बनता है तो इसका कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक है। तो
इस वजह से आपका कॉपर का आर्टिकल का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन, क्योंकि ये प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन बनता है, ये कंपाउंड वहाँ पर रहता है, बनता है। ठीक है, ऐसे ही जब आयरन को हम मॉइस्ट एयर से एक्सपोज्ड करेंगे, मॉइस्ट एयर मतलब H2O के साथ भी, CO2 गैस के साथ भी और O2 गैस के साथ भी, प्रेफरेबली हम यहाँ रिएक्शन में जब लिखेंगे इसकी तो हम H2 और O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। सो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो जब आयरन आर्टिकल का कलर जो है ब्राउन हो जाने लगता है तब हम कहते हैं आयरन जो है रस्ट हो गया है, उसमें जो है रस्ट लग गया है। इसकी रिएक्शन होती है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 3H2। जो यहाँ मैंने H2O लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो कंपाउंड बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, डॉट H2O होता है यहाँ पे। अब यहाँ ये डिपेंड करता है, अगर यहाँ 3H2O है तो यहाँ X3 हो जाएगा, अगर यहाँ XH2 है तो यहाँ XH2O ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये तीनों टाइप ऑफ कोरोजन्स की मैंने जो है रिएक्शन लिख दी है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है तो आप मेरे चैप्टर 1 की वीडियो में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ चैप्टर 1 का जो टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन वगैरह, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो यू कैन चेक आउट देयर। ठीक है, अब देखो ये एक्टिविटी हमें बताती है बेसिकली कि अगर हमें आयरन की रस्टिंग करानी है, आयरन रस्ट होगा जब हमारे जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें ऑक्सीजन गैस होगा और जो एयर होगी ना वो थोड़ी सी ह्यूमिड एयर होगी, यानी उसमें जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। तो इस एक्टिविटी में यही बता रखा है कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने पहले तो हमने तीनों टेस्ट ट्यूब लिए। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, जो है वाटर डाला टेस्ट ट्यूब ए में और फिर उसको बंद कर दिया, ठीक है, एनकॉर्केट। फिर हमने क्या किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला, ठीक है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इसमें कोई भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं होती, एकदम प्योर वाटर होता है। तो टेस्ट ट्यूब बी में डिस्टिल्ड वाटर डाला, बॉयल एकदम, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ऑयल डाला। अब ऑयल अगर हमने डाला है तो ऑयल और वाटर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, है ना। ऑयल वहाँ पे काम क्या करेगा, इट विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर। तो ये ऑयल जो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट है उसको प्रिवेंट करेगा इस वाटर में डिजॉल्व होने से। ठीक है, फिर हमने आयरन नेल डाल दी और इसको कॉर्क कर दिया। ऐसे ही हमने इसमें पानी डाला था, आयरन नेल डाली थी और कॉर्क कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। थर्ड में हमने क्या किया, आयरन नेल डाली, ठीक है, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो भी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर वेपर को क्या कर लेता है, एयर में से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ह्यूमिड एयर को वो ड्राई एयर में कन्वर्ट कर देगा। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला एंड देन ये आयरन नेल डाली एंड देन इसको कॉर्क अप कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन नेल्स कौन से टेस्ट ट्यूब में रस्ट करेंगी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। क्यों, क्योंकि यहाँ एयर भी है पानी भी है। तो इस आयरन ने एयर के साथ भी रिएक्ट किया और पानी के साथ भी रिएक्ट किया। अभी मैं आपको बता रही थी कि आयरन के रस्ट होने के लिए मॉइस्ट एयर की ज़रूरत है। देखो मॉइस्ट एयर का मतलब है कि ह्यूमिड है एयर, पानी प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब चाहे वो एयर में प्रेजेंट हो, है ना, अल्टीमेटली उसको वाटर से रिएक्शन करनी है। अब चाहे वो एयर में प्रेजेंट हो या डायरेक्टली हम वाटर प्रोवाइड कर दे, बस आयरन को क्या चाहिए, कहीं से पानी मिल जाए लिक्विड स्टेट में एंड ऑक्सीजन गैस मिल जाए। तो आयरन क्या करेगा, आफ्टर रिएक्शन वो किस में चेंज हो जाएगा, अपनी स्टेट, मतलब अपना कलर चेंज कर लेगा, उसकी रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हमने दोनों कंडीशंस प्रोवाइड की थी, हमने वाटर भी प्रोवाइड किया था, हमने O2 रिच एयर भी प्रोवाइड की थी। तो आयरन की ऑफकोर्स रस्टिंग होनी थी। अब सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं रस्टिंग होगी, क्योंकि देखो यहाँ आपने थर्ड टेस्ट ट्यूब में एयर तो आपने
प्रोवाइड कर दी, पर एयर कैसी है, ड्राई है, कहीं वाटर का सोर्स ही नहीं है, वाटर कहीं है ही नहीं है यहाँ। लेकिन रस्टिंग के लिए वाटर भी ज़रूरी है, नॉट ओनली एयर, है ना। थर्ड में हमने क्या किया, एयर ही प्रोवाइड नहीं की, वाटर तो प्रोवाइड कर दिया पर एयर O2 प्रोवाइड नहीं की। ये जो ऑयल की लेयर है ना, ये प्रिवेंट करेगी इस एयर को इस वाटर में जाने से, ठीक है। तो एयर प्रोवाइड नहीं की इन आयरन नेल्स को हमने, तो सिर्फ वाटर प्रोवाइड किया, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो इन दोनों केसेस में रस्टिंग नहीं हुई। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो आयरन है उसको क्या क्या कंडीशंस चाहिए रस्ट होने के लिए। सो उसको चाहिए वाटर प्लस एयर, ठीक है। एयर कौन सी, O2 रिच एयर, और O2 रिच एयर तो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही है। दूसरा, वाटर जो है, या तो वाटर वेपर्स जो है हमारे एयर में प्रेजेंट हो, या डायरेक्टली आप उसको जो है वाटर प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं, क्या किसी भी मेटल का कोरोजन अच्छा है या बुरा है। ऑफ कोर्स, तो कोरोजन किसी भी मेटल का हो वो जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, उस मेटल को वीक बनाता है, ठीक है। अगर उस मेटल के ऑब्जेक्ट का कोरोजन हो रहा है तो वो मेटल का एक तो भाई कलर चेंज हो रहा है तो वो अच्छा दिखेगा नहीं, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा है, जैसे उसकी हार्डनेस को अफेक्ट कर रहा है, उसको वीक बना रहा है, तो वो आसानी से टूट जाएगा वो ऑब्जेक्ट, है ना, तो हमारा लॉस होगा। तो इसलिए हमें जो है कोरोजन को प्रिवेंट करना है। यहाँ पे स्पेशली बात हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है, जैसे पेंटिंग, जो भी आर्टिकल है आपका आयरन का आप उसको पेंट कर दो, ठीक है। ऑयलिंग, उसके ऊपर जो है ऑयल लगा दो, जो है ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, या फिर एलॉयज बनाओ। अब गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टील एक टाइप का एलॉय है आयरन का। बेसिकली अभी के लिए इतना समझो कि स्टील है ना, स्टील में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टील और आयरन के आर्टिकल्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, कोरोजन से प्रिवेंट करना है कि उनका कोरोजन हो, तो हम एक मेथड यूज़ करेंगे गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक थिन लेयर जो है लगा देंगे, कोट कर देंगे, जो है जिंक की। देखो जैसे ये अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन से हम क्या करेंगे, इसके पूरा जो जो भी बाहर का सरफेस हमें दिख रहा है, हम उसके ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देंगे जिंक की। तो अब इसके ऊपर जिंक आ चुका है, तो वो जिंक की जो लेयर है वो जिंक के मेटल्स से, एटम से मिलके बनी है, जिंक की जो वो लेयर जिंक के एटम से मिलके बनी है। तो अब रिएक्शन कौन करेंगे, जिंक के वो एटम्स रिएक्ट करेंगे O2 के साथ, वाटर के साथ, है ना। तो इस लेयर के अंदर जो आयरन के जो एटम्स है वो प्रोटेक्ट हो गए, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, है ना। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। देखो पूरी तरीके से तो वो जिंक कोटिंग ब्रेक नहीं होगी, अगर कहीं कहीं से भी स्क्रैच होगी तो वो स्क्रैच वाला पार्टिकल जाएगा कहाँ, वो यहीं सरफेस पे कहीं ना कहीं रहेगा, है ना। और यही जिंक के जो एटम्स हैं वो रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत ये जो है प्रोटेक्ट कर लेंगे उस आयरन के ऑब्जेक्ट को रेस्टिंग से। ऐसे ही एलोइंग is a very good method of improving the properties of a metal and protecting the iron objects from rusting. सो एलोइंग के दो फायदे हैं, एक तो रस्टिंग से प्रिवेंशन हो सकता है, दूसरा ये किसी भी मेटल का आप अगर एलोय बनाओगे ना तो उस मेटल एलोय बनने के बाद उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ में ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि आयरन जो है एक मेटल है ना, लेकिन हम आयरन को कभी भी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते। मतलब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आयरन का तो ऐसा नहीं है उसके अंदर पूरा ही आयरन ही है, उसमें कुछ हम और मेटल्स डालेंगे, कुछ और नॉन मेटल्स डालेंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ डालेंगे, सो दैट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो। क्योंकि प्योर आयरन ना बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच कर जाता है इजीली जब हम उसको हीट करते हैं, है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ है प्योर आयरन
की, है ना, आयरन की ये प्रॉपर्टीज़ है। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, एलोइंग करेंगे। प्लस एलोइंग ना कोरोजन से भी प्रिवेंट करता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, जैसे कि 0.05% आप कार्बन के आइटम्स डाल दो, ठीक है, या इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे उसकी सॉफ्टनेस की जो प्रॉपर्टी थी वो चली गई है। अब वो आयरन का, मान लो हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना था, ये आयरन से बनाना था, प्योर आयरन की जगह हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी आयरन से हम बनाने वाले थे हम उसको पिघलाएंगे, उसमें थोड़ा सा हम कार्बन भी डालेंगे। कितना डालेंगे, 0.05%। और फिर जो है उस कार्बन वाले आयरन से हम जो है इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा। अगर हम इसको प्योर आयरन से बनाते तो ये सॉफ्ट होता, आसानी से, थोड़ा सा आसानी से टूट जाता। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel। तो stainless steel आयरन का एक अलॉय है। देखो अलॉय मेटल्स के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है। किसका, कौन से मेटल का, आयरन का। कैसे बनता है, जब आयरन में आप कौन से मेटल्स डालोगे, निकल, क्रोमियम। ऐसे ही यहाँ पे जो हमने स्टील पढ़ा है वो भी एक अलॉय है, किसका, आयरन का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील और स्टील में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कंपोजिशन का डिफरेंस होता है कि आयरन या फिर आयरन और बाकी निकल, क्रोमियम वगैरह कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो स्टेनलेस स्टील है ना वो हार्ड होता है, ठीक है, और वो रस्ट नहीं करता, ठीक है। Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. तो आप है ना किसी भी मेटल का एलॉय बना सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी ही होगी, ठीक है। द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो आप उस मेटल में, ठीक है, या तो आप मेटल्स को डालो, जैसे हम आयरन मेटल में कौन से मेटल्स डालते हैं, निकल और क्रोमियम, टू मेक द अलॉय स्टेनलेस स्टील। आप नॉन मेटल भी डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ कार्बन डाला है ना आयरन मेटल के अंदर। सो एन अलॉय इज a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। तो alloy क्या एक homogeneous mixture है, किसका mixture है, दो या दो से ज़्यादा metals का mixture है। भाई आप एक metal में दो metals, दो टाइप डिफरेंट टाइप के metals डाल रहे हो, या उससे ज़्यादा नंबर में मेटल्स डाल रहे हो, या आप किसी एक मेटल में एक नॉन मेटल डाल रहे हो, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उसको हम एलॉय कहते हैं। कैसे एलॉय बनते हैं, पहले हमें जिस भी मेटल का एलॉय बनाना है हम उसको मेल्ट करेंगे। An alloy is prepared by first melting the primary metal and the and then the dissolving the other elements in it in definite proportions। और दूसरे एलिमेंट्स को भी, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उनको भी हम मेल्ट करेंगे। एंड देन हम उस मेल्टेड आयरन में, मेल्टेड मेटल में जो है अपने उन मेल्टेड एलिमेंट्स को डालेंगे, ठीक है। और वो भी उनकी एक क्वांटिटी होती है, फिक्स होती है, इतनी क्वांटिटी डालनी है तो ये अलॉय बन के आएगा, इतनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो दूसरे डिफरेंट टाइप का अलॉय बन के आएगा, ठीक है। तो पहले तो प्राइमरी मेटल को जिसका हमें अलॉय बनाना है उसको मेल्ट करेंगे, फिर जो भी हमें मेटल्स नॉन मेटल्स उसके अंदर डालने हैं उनको भी मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद हम उस जो मेटल हमने मेल्ट किया है जिसका हमें अलॉय बनाना है उसके अंदर वो एलिमेंट्स डालेंगे मेल्टेड स्टेट में। और डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उनका कि भाई इतना कार्बन डालेंगे तो ये एलॉय बन के आएगा, इतना कार्बन डालेंगे तो ये एलॉय बन के आएगा, ऐसे होता है एलोइंग का प्रोसेस। फिर हम क्या कर देंगे, कूलिंग कर देंगे, तो मेटल्स वगैरह जो भी थे वो अपनी सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे कि प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। लेकिन प्योर गोल्ड का आप कोई भी आर्टिकल बनाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो बहुत सॉफ्ट होगा, वो आसानी से टूट जाएगा। इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाते, हम गोल्ड लेते हैं मेटल, प्लस उसमें किसकी एलोइंग करते हैं, कौन से मेटल्स डालते हैं टू मेक दैट गोल्ड हार्ड। या तो सिल्वर डाल दो या कॉपर डाल दो। अगर 22 कैरेट गोल्ड है, इट मीन्स 22 कैरेट जो है प्योर गोल्ड है, 2% जो भी है उसमें हमने मेटल्स डाला है, ठीक है। तो यही लिखा है, इट मीन्स
दैट 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ इधर कॉपर और सिल्वर। तो यही बात है कि 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि मतलब 22% वो शुद्ध है, एकदम प्योर है आई मीन, और 2% जो है उसमें हमने एलॉइंग की हुई है, हमने या तो कॉपर डाला है या सिल्वर डाला है। ठीक है, अगर एक मेटल आप मरकरी डाल रहे हो तो आपका किस टाइप का एलॉय बनेगा, उसका नाम होता है अमलगम। मतलब अगर आप एलॉइंग के लिए मरकरी डाल रहे हो, ठीक है, तो जो एलॉय बनता है उसको हम अमलगम कहते हैं। तो अमलगम ये बात याद रखना। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है किसी भी अलॉय की, वो जो है कम होती है प्योर मेटल से। ठीक है, तो कोई भी मेटल का अगर अलॉय बनेगा और दोनों की, प्योर मेटल की और उस अलॉय की, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट को जो है कंपेयर करोगे तो अलॉय की दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है प्योर मेटल से कम आएगी। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है ब्रास, किसका एलॉय है, कॉपर का। कैसे बनता है, सॉरी कॉपर का भी एलॉय है और जिंक का भी एलॉय है। ठीक है, मतलब कॉपर में भी हम कुछ ना कुछ डालेंगे, जिंक में भी डालेंगे। नहीं, ब्रास कैसे बनता है, जब कॉपर एंड जिंक को हम मिक्स करते हैं। ब्रोंज जो कि एक एलॉय है, वो कैसे बनता है, जब हम कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं। इनमें से एक जो है प्राइमरी मेटल है जो कि है कॉपर, मतलब ब्रास एलॉय है किसका, कॉपर का। कैसे बना, जब कॉपर में हमने जिंक डाला। ऐसे ही ब्रोंज एक एलॉय है कॉपर का, ये कैसे बना, जब कॉपर में हमने टिन डाला। तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट जो कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर फॉर्म, और इसलिए हम कॉपर की जो है वायर्स बनाते हैं, है ना। सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ठीक है, इनमें से एक कोई प्राइमरी मेटल है, शायद वो लेड है। ठीक है, हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेसेस वगैरह थे कि हम अपने कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 प्रोसेस डिटेल में पढ़े, एक थोड़ा सा गैल्वेनाइजेशन, एक एलॉय मेकिंग। एनोडाइजिंग मैंने आपको पहले कुछ इसी चैप्टर में एनोडाइजिंग एक शॉर्ट नोट करके दे रखा था येलो बॉक्स में, वो मैंने आपको एक वीडियो में जो है पढ़ा दिया है। ठीक है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ के हमारे वर्ड्स हैं। हमें पता है कि पेंटिंग क्या होती है, ऑयलिंग क्या होती है, ग्रीजिंग क्या होती है। ऑयलिंग ग्रीजिंग थोड़ा सेम ही टाइप साउंड कर रहा है। ठीक है, तो आप उससे 3 या 5 मार्क्स में हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन ये पूछ सकता है, और कोरोजन के बारे में भी 2-3 मार्क्स में जो है विद रिएक्शन जो है पूछ सकता है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया है आज की वीडियो में। सो विद दिस द चैप्टर इज़ नाउ, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.